हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है और उसने हमारी व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में एक बहुत बड़ा चेंज किया है और ये सोचने को मजबूर किया कि आखिर हमसे आज़ादी के बाद इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई, जिससे कि हमने इस बात की ओर ध्यान ही नहीं दिया। तो हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा टॉपिक है। जी हाँ, ये है आईपीसी की धारा 377 की संवैधानिकता। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे कि धारा 377 की संवैधानिकता क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर 2018 को सुरेश कौशल बनाम नाज फाउंडेशन के केस में एक ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने जो फैसला दिया उससे न सिर्फ सदियों पुरानी सामाजिक पीढ़ियों को झटका लगा, बल्कि एक बड़े वर्ग को प्यार करने और आपसी सहमति से संबंध बनाने की आज़ादी भी मिल गई। दरअसल कोर्ट ने दो बालिगों के बीच समलैंगिक संबंधों को वैध करार दिया। इसी के साथ अंग्रेजों के समय से चले आ रही भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के उस प्रावधान को हटा दिया गया जिसके तहत एक ही जेंडर के दो लोगों को संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने यौन झुकाव को प्राकृतिक बताया। उसने कहा कि इसे लेकर किसी भी तरह का भेदभाव मौलिक अधिकारों का हनन होगा। उसका यह भी कहना था कि अंतरंगता और निजता किसी की भी व्यक्तिगत पसंद होती है। दो वयस्कों के बीच आपसी सहमति से बने यौन संबंधों पर आईपीसी के सेक्शन 377 संविधान के समानता के अधिकार यानी अनुच्छेद 14 का हनन करता है। अब हम देखते हैं कि ये धारा 377 क्या है और कैसे इसके खिलाफ जंग छेड़ी गई। आइए जानते हैं। आईपीसी का सेक्शन 377 के तहत अंग्रेजी शासन के दौरान साल 1861 में समलैंगिकता को अपराध घोषित किया गया था। इसे अप्राकृतिक अपराध करार दिया गया और कहा गया कि जो भी अपनी मर्जी से किसी पुरुष, महिला या जानवर से प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाकर शारीरिक संबंध बनाएगा उसे आजीवन कारावास की सज़ा दी जाएगी। इसमें सहमति असहमति का कोई उल्लेख नहीं किया गया। दशकों तक इसे अपराध माना गया। इसी वजह से समलैंगिक समाज अपनी भावनाओं का गला घोंटता रहा। अब हम देखते कि इसमें समय समय पर क्या क्या हुआ। धारा 377 की संवैधानिकता को पहली बार 2001 में चुनौती दी गई। तब से आज तक इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ ये हम सब क्रम से जानते हैं। दिल्ली की एक संस्था है नाज फाउंडेशन। ये संस्था जो है वो काफ़ी समय से एड्स की रोकथाम और उसके प्रति जागरूकता फैलाने का काम कर रही है। 2001 में इसी संस्था ने दिल्ली हाई कोर्ट में धारा 377 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की थी और कहा कि सेक्शन 377 कई लोगों के मूल अधिकारों का हनन कर रहा है और साथ ही यह भी कहा कि यह धारा समलैंगिक लोगों के एक समूह को निशाना बना रही है। इस समूह को LGBT कहा जाता है। LGBT अर्थात लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर। अब कोर्ट को यह तय करना था कि क्या 377 जो है वो संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 21 का अतिक्रमण करती है अथवा नहीं। यह फैसला करने में कोर्ट ने 9 साल का समय लिया। इस बीच धारा 377 के हर पहलू और उसकी संवैधानिक मान्यता पर कोर्ट में बहस हुई। याचिकाकर्ताओं ने अपने पक्ष रखे, विपक्षियों ने अपने पक्ष रखे और इसमें बहुत बहस करके बहुत बड़ा निर्णय स्थापित हुआ था। याचिकाकर्ताओं ने जो सबसे बड़ा तर्क रखा था कि ये धारा 377 जो है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 का उल्लंघन करती है। अनुच्छेद 15 के अनुसार किसी भी व्यक्ति से सेक्स के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, जिसमें उस व्यक्ति की सेक्सुअल ओरिएंटेशन अर्थात यौन अभिरुचि भी शामिल है। लिहाजा किसी के यौन झुकाव के आधार पर भेदभाव करना हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन है। यौन अभिरुचि जैसा
कि किसी के प्रति आकर्षण हो जाना, उसके प्रति प्रेम हो जाना, तो उससे लगाव होके आप उससे सेक्सुअल संबंध स्थापित करना चाहते हैं, तो ये आपका एक मानसिक और एक फंडामेंटल राइट है। इस तर्क ने नई बहस को जन्म दिया कि क्या किसी व्यक्ति की यौन अभिरुचि जन्म से ही निर्धारित होती है और क्या उसे बदला जा सकता है या नहीं। याचिकाकर्ताओं ने और विपक्षियों ने सबने अपने अपने तर्क रखे। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि समलैंगिक लोग प्राकृतिक रूप से समलैंगिक लोगों के प्रति ही आकर्षित होते हैं। इस तर्क के समर्थन में कई मनोवैज्ञानिकों ने, मनोचिकित्सकों ने और यौन वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी रिपोर्ट पेश की। और दूसरी ओर प्रतिवादी पक्ष ने कहा कि समलैंगिकता प्राकृतिक नहीं होती बल्कि एक मानसिक बीमारी है और इसे सुधारा जा सकता है। हालांकि उन्होंने सुधारे जाने के कोई भी वैज्ञानिक तथ्य प्रतिवादी पक्ष ने प्रस्तुत नहीं किए। दूसरा जो तर्क था वो याचिकाकर्ताओं ने यह रखा कि जो धारा 377 है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन भी करती है। आर्टिकल 21 में कहा गया है कि जो कोई भी व्यक्ति जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय उसे प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21 के अंतर्गत हमें सम्मान से जीवन जीने और एकांतता में रहने और गोपनीयता का अधिकार भी हमें दिया गया है। इसी अनुच्छेद का सहारा लेते हुए याचिकाकर्ताओं ने कहा कि दो वयस्क व्यक्ति जब अपनी इच्छा से एकांत में जो भी करते हैं उन्हें वह करने देना चाहिए, उनका ये पूरा अधिकार है। और जो तीसरा तर्क जो याचिकाकर्ताओं ने उठाया, उन्होंने कहा कि जो धारा 377 है ये संविधान के आर्टिकल 14 का भी हनन करती है और जिसके अनुसार हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के पूरा कानूनी संरक्षण मिलने का अधिकार है। लेकिन समलैंगिक व्यक्ति एड्स जैसी जानलेवा बीमारी होने पर भी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं ले पाते क्योंकि धारा 377 उन्हें अपराधी घोषित कर देती, क्योंकि धारा 377 बोलती है कि आप किसी से भी जानवर से या फिर किसी अपने समलैंगिक व्यक्ति से कोई संबंध स्थापित नहीं करोगे। तो इस हिसाब से जो समलैंगिक व्यक्ति थे अगर उन्हें एड्स हो जाता तो फिर वो ऐसी जो चिकित्सा सुविधाएं थे वो नहीं ले पाते थे, क्योंकि धारा 377 के अंतर्गत वो इस हिसाब से एक दोषी करार हो जाते थे और चिकित्सा सुविधाएं लेने के अधिकार से वंचित रह जाते थे। तो याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क भी दिया कि जो धारा 377 है वो अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित की गई थी और उस वक्त ईसाई धर्म में अनैतिक माना जाता था। और लेकिन 1967 में ब्रिटेन ने भी क्या समलैंगिक संबंधों को कानूनी मान्यता दे दी है। इन्होंने याचिकाकर्ताओं ने ये तर्क भी अपना प्रस्तुत किया। उन्होंने एक ये तर्क भी दिया कि जो WHO है उसने भी 1992 में समलैंगिकता को मानसिक बीमारी की सूची से हटा दिया था। इसके पश्चात 2 जुलाई 2009 को दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला याचिकाकर्ताओं के पक्ष में दिया। उन्होंने 105 पन्नों के इस फैसले का सार बताते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि हम घोषित करते हैं कि IPC की धारा 377 जिस हद तक वह वयस्क व्यक्तियों द्वारा एकांत में सहमति से बनाए गए यौन संबंधों का अपराधीकरण करती है, संविधान के आर्टिकल 21, 14 और 15 का उल्लंघन है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि इस धारा के प्रावधान बिना सहमति के बनाए गए यौन संबंधों पर पहले की तरह ही लागू होंगे, अर्थात दूसरे पक्षकार ने अगर सहमति दी है, अगर जेंडर एक ही जेंडर के 2 लोग आपस में सहमति से सेक्सुअल रिलेशन स्थापित कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। अदरवाइज आपने सहमति नहीं दी है और फिर आप कर रहे हो तो धारा 377 उसी रूप में विद्यमान रहेगी जिस रूप में वो आज विद्यमान है। यह फैसला जो है पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। LGBT अधिकारों का समर्थन करने वाले लोगों ने तो इस फैसले का स्वागत किया और LGBT समुदाय के एक बड़ा हिस्सा किन्नर लोगों का भी था, उन्होंने भी इसका खुलकर स्वागत किया। 2 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया था और 9 जुलाई को क्या हुआ, 2009 में ज्योतिष आचार्य सुरेश कौशल जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। 2 जुलाई को हाई कोर्ट ने फैसला दिया और 9 जुलाई को सुरेश कौशल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इन्होंने
इन 7 दिनों के अंदर अंदर न जाने कितने समलैंगिक जोड़े जो है वो मंदिरों में, गुरुद्वारों में शादी के लिए पहुंच गए होंगे। ये अनुमान लगाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी जनों ने उस समय 7 दिन के अंदर ही समलैंगिक जोड़ों ने जो गुरुद्वारों में, मंदिरों में जाके मैरिज कर ली थी। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से कुछ साल के लिए तो आज़ादी का एहसास हुआ, लेकिन 2013 में हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर खारिज कर दिया कि कानूनी रूप से इसकी रक्षा नहीं की जा सकेगी। नाज फाउंडेशन ने कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया। जो अब तक समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए और अपने अधिकारों को हासिल करने का इरादा लिए हुए जो एक समाज कदम कदम आगे बढ़ रहा था, साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को तीसरे जेंडर का दर्जा दे दिया और उन्हें अन्य पिछड़ी जातियों में शामिल कर दिया। तो 2014 याद रखें कि 2014 में ट्रांसजेंडर को भी तीसरे जेंडर का दर्जा मिला और अन्य पिछड़ी जाति में इन्हें शामिल कर लिया। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे साल 2016 में एक बार फिर LGBT ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि धारा जो 377 है उससे उनकी सेक्सुअल एनाटॉमी और सेक्सुअल पार्टनर चुनने की आज़ादी और जीवन जीने की स्वतंत्रता, निजता, सम्मान और समानता के साथ ही संविधान के जो पार्ट 3 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनका भी उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने ये दावा छेड़ा कि जो धारा 377 है वो हमारे फंडामेंटल राइट को छीन रही है या उल्लंघन कर रही हैं, और निजता के अधिकार का एक अहम हिस्सा उन्होंने बताया कि हमें निजता का अधिकार है और स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, लेकिन जो धारा 377 है वो हमारे साथ समानता का व्यवहार नहीं कर रही है, हमारी निजता का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने ये तर्क जो है सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से 2016 में पेश किया। अब क्या हुआ, कोर्ट ने अगस्त 2017 में दिए एक फैसले में निजता के अधिकार को फंडामेंटल राइट बताया था और साथ ही जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, यौन अभिरुचि जो है, उसको निजता का अहम हिस्सा माना। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने जुलाई 2018 में धारा 377 के खिलाफ याचिकाओं को सुनना शुरू कर दिया और एक फैसले की ओर कदम बढ़ाए जो कि इतिहास बदलने वाला था। जो सुरेश कौशल थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही थी कि कुछ लोगों में भ्रम होता है कि किन्नर जो है ना वो अन्य लोगों की तरह संबंध नहीं बना सकते, तो शायद उन्हें इसकी ज़रूरत भी महसूस नहीं होती होगी। लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पुलकित शर्मा इसके जवाब में कहते हैं कि यौन इच्छा हर व्यक्ति में होती है, वह उतनी ही किन्नरों में भी होती है जितनी किसी स्त्री या पुरुष में। लोग उन्हें जानते समझते नहीं हैं तो ये मान लेते हैं कि उनमें शायद यौन इच्छा ही नहीं होती होगी। कई लाखों लोग हैं जो समलैंगिकों को इलाज की सलाह देते हैं। कई ऐसे भी लोग हैं जिनके मन में LGBT के प्रति कई सवाल है, क्योंकि जिसका जो दुख होता है उसका दुख उसको खुद को ही पता होता है, अन्य व्यक्ति को नहीं पता होता। LGBT का मन में भी यौन इच्छा हो सकती है, ये आम जो नॉर्मल लोग हैं वो नहीं सोचते, तो उनकी भी यौन इच्छा हो सकती है। ऐसा जो है पुलकित शर्मा जी ने कहा कि जो जैसा एक आम स्त्री पुरुषों में होता है वैसी ही जो यौन इच्छा है वो LGBT में भी होती है और वे अपने जो समलैंगिक होते हैं उनकी तरफ ही आकर्षित होते हैं। फिर जो है 6 सितंबर 2018 को कोर्ट ने धारा 377 के तहत समलैंगिक संबंधों को वैध करार देते हुए कहा कि यौन अभिरुचि जो है वो प्राकृतिक होती है और लोगों का उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता। हालांकि कोर्ट ने नाबालिग, जानवर और बिना सहमति के बनाए गए संबंधों पर इस प्रावधान को लागू रखा है। फैसला देते हुए जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने तो यहाँ तक कहा कि समाज को LGBT और उनके परिवारों से उन्हें इतने साल तक समान अधिकारों से वंचित रखने के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। इसी के साथ भारतीय संविधान ने सदियों पुरानी बेड़ियां काट कर प्यार करने वाले जो एक ही जेंडर के लोगों को सिर ऊंचा उठाकर और समानता के साथ समाज में रहने का अधिकार दे दिया है। निष्कर्षतः हम यही कह सकते हैं कि जो धारा 377 है वो
अंशतः असंवैधानिक है और सहमति से समलैंगिक संबंध बनाना अपराध नहीं है। LGBT समुदाय को भी अन्य नागरिकों की तरह मानवीय और मौलिक अधिकार है। अदालतों को व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि गरिमा के साथ जीने का अधिकार हमारा आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार है। इस तरह हमने जाना कि जो धारा 377 का मूल उद्देश्य क्या है, और जो सुरेश कौशल बनाम नाज फाउंडेशन 2018 का जो सुप्रीम कोर्ट का केस आया था, उसने पूरा का पूरा सिस्टम को ही चेंज कर दिया। क्योंकि जो तीसरा समुदाय था, स्त्री पुरुष और एक ट्रांसजेंडर, जो ट्रांसजेंडर है उसको तीसरे सेक्स का दर्जा दे दिया और जेंडर का दर्जा दे दिया, और एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया कि वे भी अपनी यौन अभिरुचि को, अपनी इच्छा को और अपने जो मानसिक भाव है उनको शांत करने हेतु अपने जो है पार्टनर को चूज कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। धन्यवाद।